हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज नया टॉपिक, नया चैप्टर कह सकते हैं इसको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ख्याति का मूल्यांकन। तो देखते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको कैलकुलेट करने के, ये हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म दिया गया है ना गुडविल, ये गुडविल है क्या, जिसको हम हिंदी में आपका ख्याति बोल रहे हैं। ख्याति क्या होती है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ख्याति का मतलब रेपुटेशन, जो नाम किसी कंपनी के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा, मतलब उसके जो मालिक हैं उन्होंने जो मेहनत की है, उस मेहनत के फलस्वरूप उन्होंने जो नाम कमाया है बाजार में, उसी नाम को, उसी अच्छे नाम को, ठीक है, गुड नेम को कह सकते हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, गुडविल बोलते हैं। तो ख्याति का मतलब रेपुटेशन, जो आपने ख्याति कमाई है बाजार में, अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, अपना एक नाम कमाया है जो आपने, उसी को हम ख्याति बोलते हैं। अब वो तो एक शब्द हो गया, एक कह सकते हैं, उसका मतलब समझ लिया हमने। उसकी वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन हमने करना है, वैल्यूएशन करनी है। तो वैल्यूएशन का मतलब एक अमाउंट निकालनी है। तो ख्याति की अमाउंट निकालनी है, ख्याति, क्योंकि हम जब भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अब जब भी हम लेखांकन करते हैं ना, तो हमें अमाउंट पे बात करनी होती है, ठीक है। तो हमें अमाउंट चाहिए, हर चीज़ की अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर गुडविल की भी अमाउंट चाहिए हमको, गुडविल की अमाउंट हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये एक एक्चुअल रूप तो इसका है नहीं, है ना। जैसे बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग तो एक एक्चुअल रूप है, उसको हम उस पर कितना खर्चा आया, क्या आया, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत तरीके से। लेकिन गुडविल की क्या वैल्यू होगी, इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बहुत आसान टास्क नहीं है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन अलग अलग विधियों द्वारा किया जा सकता है, और उन विधियों के लिए कुछ बेस होता है, कुछ आधार होता है। तो हमें आधार लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आधार होगा, आधार के अनुसार ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, बात अब ये तो समझ में आ गया कि ख्याति है, उसका मूल्यांकन हमने करना है अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग आधार के थ्रू उसको हमें करना होगा, राइट। लेकिन साथ साथ में ये भी हम जान लेते हैं कि मतलब गुडविल निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसको निकाला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, कई बार जब कंपनी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक XYZ, ये कंपनी हुआ करती थी XYZ लिमिटेड नाम से, और दूसरी कंपनी होती थी PQR लिमिटेड। ये दो कंपनीज होती थी। हुआ क्या कि PQR की स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई, इस वजह से क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अपने कंपनी को बेच दूं। उस कंपनी को अगर XYZ खरीदता है, ठीक है, तो इसका मतलब है अब दो कंपनी बन जाएंगी मिलके। तो कई बार दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में घुल जाती है, मिल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, एग्रीमेंट जो भी हुआ होगा वहाँ पर, उन एग्रीमेंट में, उस सहमति में कुछ परिवर्तन आएंगे। अब जब भी परिवर्तन आते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर भी कुछ मालिक रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ मालिक रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने से हमारे जो स्वामी हैं, स्वामित्व जिनके पास है, जो हमारे ओनर्स हैं, उनका भी प्रॉफिट और लॉस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई। कुछ भी परिवर्तन अगर होता है कंपनी में ना, जिससे कि लॉस या प्रॉफिट शेयर जो भी उन मालिक को मिलता हो, उसमें भी परिवर्तन आना जायज़ है, सीधी सी बात है ना। तो इस तरह की कोई भी परिवर्तन एग्रीमेंट में अगर आता है, हमारी इस तरह की सिचुएशन में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उससे अगर ओनर्स के प्रॉफिट और लॉस शेयर में कोई भी इस तरीके से परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, चेंज होने का मतलब हो गया, मान लीजिए पहले किसी को मिल रहा है 1/2, मतलब आधा, बाद में उसको मिल रहा है 1/3, इसका मतलब हो गया, आधा का मतलब होता है 0.5, ठीक है। आधा का मतलब 0.5 कह सकते हैं ना इसको हम, 0.5, और 1/3 को बोल सकते हैं 0.3। कौन छोटा है, डेफिनेटली ये।
तो पहले उसको 0.5 मिला करता था, अब उसको 0.3 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको अब कम मिलने जा रहा है। चेंज होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद अगर इसको कम मिल रहा है ना प्रॉफिट, इसका मतलब भविष्य में उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हुआ इस चेंज की वजह से, जो ये परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हो गया। अब प्रॉफिट शेयर कम हो गया तो फिर उसको तो भविष्य में नुकसान हो रहा है। तो उसकी भरपाई करने के लिए अब किसी को फ़ायदा भी हो रहा होगा, इसको नुकसान हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो जिसको फ़ायदा होगा वो उस नुकसान की भरपाई करेगा, और भरपाई करने के लिए जो एक आधार होगा, ठीक है, किसी अगर ओनर को फ़ायदा हो रहा है और किसी ओनर को नुकसान हो रहा है, अब एक ही ओनर तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा ओनर होंगे डेफिनेटली। कंपनी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर हालांकि आजकल 1% कंपनी भी चलती है, लेकिन जब मिल जाती हैं आपस में तो एक से ज़्यादा पर्सन बनेंगे, वहाँ पर एक से ज़्यादा स्वामी होंगे, एक से ज़्यादा हमारे ओनर्स बनेंगे। तो एक से ज़्यादा ओनर हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, एक ओनर का जो प्रॉफिट शेयर है वो अगर कम हो रहा है तो दूसरे का बढ़ेगा, दूसरे का कम हो रहा है तो तीसरे का घटेगा, इस तरीके से होगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयर का एडजस्टमेंट करने के लिए ही क्या करना होता है, एक आधार चाहिए होता है, और उस आधार के लिए हम गुडविल को लेते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अब कोई ना कोई आधार हमको चाहिए था कि किस आधार पे हम लोग, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 2 पर्सन थे एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स को पहले 0.5 मिला करता था, अब बाद में उसको 0.3 मिल रहा है, इसका मतलब उसको कम मिल रहा है। तो इसको कम मिल रहा है प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में, तो इसको कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति इसको मिलनी चाहिए। कौन देगा, अब मान लीजिए वाई जो है, वाई को पहले मिला करता था 0.3 मान के चल रहे हैं, और अब उसको मिल रहा है 0.5, इसका मतलब अब ज़्यादा मिल रहा है। तो वाई जिसको अब ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में, वो क्या करेगा, इसको कंपनसेट करेगा, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा कहने का मतलब, वो कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति, क्योंकि वाई को फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो जिसको जो एक्स है, एक्स को जिसको कि भविष्य में लॉस होने वाला है, कम फ़ायदा होने वाला है, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, वाई करेगा। अब सीधी सी बात है, ये तो आपको पता चल गया, इतना इतना शेयर की क्षतिपूर्ति करेगा। मान लीजिए कोई एक 1/2 या 1/3 कुछ भी देख लेते हैं, और 1/3 इतने से क्षतिपूर्ति करनी है सपोज दैट, तो क्या होगा, ये तो खाली शेयर निकला ना, अभी तो अमाउंट निकलना बाकी है। अमाउंट मतलब रुपीज़ में निकालोगे ना, ये तो खाली 1/2 1/3 निकला है, शेयर निकला, अभी तो अमाउंट निकालनी है। तो उसी अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए हमको किसी चीज़ का एक आधार चाहिए, और वो आधार जो होता है ना, वही आधार हमको गुडविल लेना है। और गुडविल को ही आधार क्यों लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, गुडविल को ही आधार क्यों लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। गुडविल का आधार इसलिए लेते हैं क्योंकि बाजार में जो भी हमने अपनी ख्याति बनाई है, अपना जो अच्छा एक नाम कमाया है, उसी वैल्यू के अनुसार ही एक जो कि जिसको फ़ायदा होगा वो कंपनसेट करेगा, क्षतिपूर्ति देगा किसको, जिसको कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो इस वजह से जितनी भी ख्याति कमाई गई है उस पूरे बिजनेस के द्वारा, ठीक है, उसी को आधार मानते हुए उसकी वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पहले तो ये गुडविल निकाली जाएगी, और इसको आधार मानते हुए फिर जो भी कंपनसेशन डिसाइड होगा वो इसी के आधार पर होगा। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आप लोगों के लिए। तो ये क्या होता है डिटेल में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद ही करिए, बहुत आसान है। मैंने मेन जो चीज़ थी, क्या मीनिंग होती है, क्या होता है, ये सब आपको बता दिया गया। बाकी ये सारे डेफिनेशंस आपके स्क्रीन में हैं, आपको ऑलरेडी PDF इसकी दे दी गई है, तो आप उस PDF को समझने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। और इसको प्रभावित करने वाले तत्व, अब देखिए किसी भी कंपनी का जो ख्याति है, गुडविल है, उसको किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, कैसे प्रभावित होगी वो, मतलब कम ज़्यादा, किसी कंपनी की गुडविल या ख्याति कम है या किसी की ज़्यादा है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं कि वो जो बिज़नेस है
वो किस स्थान पे है। अगर वो अच्छी मार्केट वाले स्थान पे है तो सीधी सी बात है वहाँ उसकी रेपुटेशन, उसकी जो ख्याति है अच्छी होगी। और जो एक इंटीरियर गांव में है कोई ऐसा बिजनेस, ऐसी कंपनी, उसकी ख्याति थोड़ा कम होगी, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा, बस आपको न्यूमेरिकली मुझे समझाने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे और इसकी आवश्यकता, देखिए आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होती है आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कहाँ पर होगी, कहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको निकालना पड़ेगा, कब कब किस किस सिचुएशन में। तो कि एकाकी व्यवसाय की दशा में, मतलब हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होती है जहाँ पर एक ही पर्सन बिजनेस को पूरे तरीके से संभाल रहा होता है, वही उसका स्वामी, वही उसका ओनर भी है और वही उसको बिजनेस को पूरे तरीके से संभाल रहा है। तो 1 पर्सन बिजनेस हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ओके, अगर उसकी बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय की बात करते हैं, तो उसमें कब कब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम व्यवसाय को बेचते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो एक एकाकी व्यवसाय है कोई भी, तो बेचते टाइम ये गुडविल की आवश्यकता होगी आपको। और एकाकी व्यापार में दूसरे व्यक्ति को साझेदार जब बनाएंगे आप, अच्छा पहले वो केवल एक ही पर्सन थे, एक्स मान लेते हैं, अब वाई को भी आपने जोड़ दिया अपने व्यवसाय में, तो अब 1 से 2 हो गया ना, तो ये पार्टनरशिप हो गई। अब तो जैसे ही 1 से 2 होंगे तो पार्टनरशिप होंगी, प्रॉफिट चेंज होगा, है ना। पहले जो प्रॉफिट इसको मिला करता था अब इसको भी मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, किसी को नुकसान होगा किसी को फ़ायदा होगा, तो उस नुकसान फ़ायदे को कंपनसेट किया जाएगा, उसके लिए बेस गुडविल होगी, पहले ही बता दिया गया। व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण पर, अच्छा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का नेशनलाइजेशन होता है। उस केस में भी जब गवर्नमेंट, नेशनलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर आ जाता है। किसी भी व्यवसाय में जो कि प्राइवेट था पहले, उसमें अगर गवर्नमेंट का भी शेयर आ गया तो वो राष्ट्रीयकरण उसका हो गया, ये मान लिया जाता है। तो वहाँ पर भी देखिए 2 स्वामी बन गए ना, एक तो पहले तो प्राइवेट कोई एक्स था, उसके अलावा अब क्या आ गया, गवर्नमेंट भी आ गई उसमें जुड़ गई, तो दोनों 2 स्वामी हो गए, तो प्रॉफिट शेयर भी चेंज होगा, फिर से ख्याति की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम निकाल पाएंगे कितनी क्षतिपूर्ति कौन देगा, कितना देगा, कौन देगा कितना देगा, वो क्षतिपूर्ति अमाउंट में चाहिए ना, रुपीज़ में चाहिए, और रुपीज़ में हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास कोई आधार हो। आधार के लिए हमें गुडविल चाहिए, ठीक है, तो ये समझना है। बाकी साझेदारी फर्म के दशा में, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स के दशा में, तो बहुत सारी चीज़ों, जब बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं ये जो चेंजेस हैं ना, इन चेंजेस के दौरान आपको गुडविल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप फर्म हो गई, साझेदारी फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, एक्स एंड वाई 2 ऑलरेडी हैं, इसमें जेड को जोड़ दीजिए आप, एडमिट कर दिया आपने, तो इसको बोलेंगे नए साझेदार का प्रवेश। तो जैसे ही जेड एडमिट होगा तो एक्स एंड वाई प्रभावित होंगे ना, उनका प्रॉफिट शेयर चेंज होगा, है ना। जैसे ही प्रभावित हो रहा है तो फिर वहाँ पर एक के द्वारा दूसरे को कंपनसेशन दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, और उस क्षतिपूर्ति के लिए आधार गुडविल बनेगा। तो गुडविल की आवश्यकता यहाँ पर भी है, ना केवल यहाँ, जब कभी नेक्स्ट है हमारा साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु हो जाने पर। मान लीजिए ऑलरेडी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे और वाई स्वर्ग से धार गए, जो वाई हैं वो उनकी डेथ हो गई, या उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, किसी वजह से वो हट गए बिजनेस से, अवकाश ग्रहण कर लिया उन्होंने, तो क्या हो गया, अब क्या बच गए, केवल एक्स एंड जेड। तो जो प्रॉफिट शेयर पहले वाई को मिला करता था, उनका प्रॉफिट शेयर अब एक्स एंड जेड को मिलेगा, तो मतलब एक्स एंड जेड को अब ज़्यादा मिलेगा ना भविष्य में। और त्याग किसने किया यहाँ पर, वाई ने अपना प्रॉफिट शेयर त्याग किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स एंड वाई दोनों मिलके वाई को क्षतिपूर्ति देंगे, क्योंकि वाई को अब भविष्य में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उसको अलविदा करेंगे उसको क्षतिपूर्ति देकर। तो एक्स एंड वाई क्षतिपूर्ति देंगे, लेकिन कितना देंगे, जितना ये फ़ायदा इनको मिलेगा, एक्स एंड वाई को जिस रेशियो में इनको फ़ायदा मिलेगा उसी रेशियो में वो वाई को देंगे। अब रेशियो को तो पता चल गया, रेशियो पता चल जाएगा हमको, है ना, 1/2 या 2/3, जो भी रेशियो है वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अमाउंट निकालनी है ना,
मेन तो है रुपीज़ में निकालना है ना अमाउंट, कितना देंगे वाई को, वो निकालने के लिए क्या चाहिए, फिर से गुडविल चाहिए, है ना। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको गुडविल की सहायता लेनी पड़ेगी। गुडविल हमारे इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा साझेदारों का लाभ हानि जो अनुपात है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो था 1:1:1, मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। अब ये इन्होंने खुद ही डिसाइड किया, इनको लगा कि X ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और Y एंड Z कम मेहनत कर रहे हैं, तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया अब X ऐसा है, आपको हम प्रॉफिट शेयर अब थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो अब इनका शेयर रेशियो इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर लिया 2:1:1, इस तरीके से डिसाइड कर दिया। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, न्यू रेशियो, और ये था इनका ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो परिवर्तन हो गया ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला तो उनके प्रॉफिट शेयर में बदलाव आएगा, किसी को लॉस हुआ, किसी को फ़ायदा होगा। तो इस लॉस और फ़ायदे को कंपनसेट करने के लिए फिर से गुडविल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए गुडविल की आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ेगी। उसके अलावा इन्होंने बोला नेक्स्ट है फर्म के व्यवसाय को बेचने पर, ये तो पहली जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर भी है। एक व्यवसाय मतलब कोई एक पार्टनरशिप फर्म थी, दूसरे पार्टनरशिप फर्म को खरीद रही है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर्स बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, फर्मों के एकीकरण पर, अच्छा फर्म का एकीकरण हो जाता है, मतलब ये है कि जो बिजनेस हैं वो एकीकरण हो जाता है। मतलब पहले था XYZ और एक PQR था, दोनों मिलके अब बिजनेस करने लग गए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और फिर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको गुडविल की। उसके अलावा फर्म का कंपनी में परिवर्तन किए जाने पर, अच्छा हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी फर्म है, और ये जो कंपनी बनती है ना, कंपनी अलग है ना। पहले देखो एकाकी व्यवसाय मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबसे छोटा बिजनेस हुआ, उससे बड़ा बिजनेस फिर ये पार्टनरशिप हो गई, इसमें और लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा लार्ज स्केल में हमारा बिजनेस होता है तो हम लोग फिर कंपनी खोल देते हैं, कंपनी एक बड़े लेवल पे काम होता है इसमें, है ना। ये चीज़ें हैं, राइट। तो इसके अलावा फिर कंपनी की दशा में भी ये हो सकता है। अभी हम लोगों ने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करी, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मेन तो यही है, हम लोग अभी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमारी ये जो अकाउंटिंग है ना, एडवांस अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी नाम इसको दिया जाता है। कॉर्पोरेट का मतलब ही अपने आप में कंपनीज होती हैं। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, उनकी अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो कंपनीज की अकाउंटिंग में कब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो कब कब आवश्यकता होगी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी या बेचेगी, उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत होगी, वहाँ पर आवश्यकता होगी इसकी। उसके अलावा कंपनी के एकीकरण या संविलियन में हो गया, मतलब एकीकरण मतलब हो गया एक कंपनी दूसरे कंपनी का एकीकरण, मतलब अधिग्रहण कर रहे हैं। X कंपनी थी, Y कंपनी, दोनों मिलके फिर ये कई बार Z कंपनी बना लेते हैं, नई कंपनी बन जाती है, दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। और अंशों का विशेष उद्देश्य से मूल्यांकन करने पर, और कभी खास उद्देश्य हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है उस अंशों, हाँ मतलब कहने का मतलब अंशों के मूल्यांकन में, अंश क्या मतलब है, शेयर्स, है ना। कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स की जो वैल्यूएशन करेंगे तो उस खास उद्देश्य से भी हमको गुडविल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कहने का मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में ये चैप्टर भी आपका है। ठीक है, ये भी एक टॉपिक आपको कवर करना है अलग से, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मतलब अंशों का मूल्यांकन। तो ये जब हमें करना पड़ रहा है, कभी किसी एक खास वजह से करना पड़ रहा है, तो भी वहाँ पर गुडविल की आवश्यकता होगी, तब भी आप गुडविल की आपको वहाँ पर को आधार मान के वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके अलावा है व्यवसाय का सरकार द्वारा
अनिवार्य योजना के अंतर्गत अधिग्रहण कर दिया। यहाँ पर भी अधिग्रहण क्या है, पहले प्राइवेट बिजनेस था ये, फिर उसको सरकार के द्वारा ले लिया गया, मतलब प्राइवेट भी रहेगा और सरकार के द्वारा भी चला जाएगा, दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, वहाँ परिवर्तन आएगा। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अनुपात में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली गुडविल की आवश्यकता होगी, ताकि वो क्षतिपूर्ति एक के द्वारा दूसरे को क्षतिपूर्ति की जा सके, ठीक है। ये है। अब हम बात करते हैं जो हमें कैलकुलेटिव पार्ट करना है, मतलब कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ख्याति का जो मूल्यांकन है उसका आधार क्या होगा, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो किन बेसिस पे इसको निकाला जाएगा, तो यहाँ पर दो बेसिस आपको दिए हुए हैं। एक है आपका वास्तविक औसत लाभ, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आप इसको मोटा मोटा समझने के लिए इस तरह से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक ही बेस हो गया, ठीक है, एक बेस ये हो गया। गुडविल निकालने के लिए हमको एक इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की। दूसरा बेस जो है वो है हमारा अधिलाभ के आधार पर। अधिलाभ मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब हो गया ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो दो बेस हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट जिसको हम अधिलाभ बोल रहे हैं, और दूसरा है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसको हम वास्तविक औसत लाभ बोल रहे हैं। तो इन दो आधारों पर ही हम गणना करेंगे, या कह सकते हैं वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। तो ख्याति का मूल्यांकन इन दो बेसिस पे होगा, और इन दो बेसिस पे अगर होगा तो हम लोगों को फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसको हम समझते हैं। तो पहली जो गणना होनी है इस मेथड से होनी है, या इस बेसिस पे होनी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे होनी है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी, या हमें बेसिकली निकालना तो क्या है, गुडविल है ना, ख्याति निकालनी है, ख्याति की अमाउंट हमको चाहिए ना। तो अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाता है, ध्यान रहे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर लिख लेना फॉर्मूलीज, नंबर ऑफ परचेज ईयर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी हो सकता है, उसको हम इस तरीके से समझें। एवरेज निकालना है, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट, मतलब बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए होंगे, 3-4 सालों का प्रॉफिट दिया गया होगा, तो उन प्रॉफिट्स का टोटल कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट करेंगे मतलब जितने सालों का भी प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए 5 सालों का प्रॉफिट आपको दिया है, तो उन 5 साल के प्रॉफिट को आप ऐड करोगे, फिर वो निकल आएगा टोटल प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 3 साल का प्रॉफिट दिया मान लीजिए आपको, ठीक है, अब मुझे निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना अभी, तो 3 साल का प्रॉफिट इस तरीके से कुछ दिया है, 10,000, 20,000 और 30,000, ठीक है। तो उसको टोटल कर देंगे तो निकल आएगा टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो कितने ईयर हैं ये, 1, 2, 3 साल का दिया है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना निकलेगा आप देखो, 20 और 10 30, 30 30 60, 60,000 टोटल प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दो,
ठीक है, तो कितना हो गया 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, राइट। तो हमें पता चल गया हमारा 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब 20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब हमें क्या चाहिए गुडविल निकालने के लिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 निकला आया, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये अभी नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, जो भी जितने साल दिए हैं ना, मान लीजिए आपको 3 साल दिए हुए थे, तो 3 साल का आधा कर दो आप। 3 साल का आधा कितना होता है भाई, 3 साल हैं उसका आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो 1.5 ईयर आ जाएगा ना। तो 1.5 ईयर को आप मान लोगे अपना नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज एक्चुअली होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये होता क्या है, आपको बुक्स में दिया भी ना हो, ये शायद खाली फॉर्मूला तो दे दिया होगा, इसको समझाया नहीं होगा आपको। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि मान लीजिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 निकला ना, अभी हमने निकाला ना 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया हम ये मानते चल रहे हैं कि ये हमारा एक एनुअल प्रॉफिट है, ये हर साल हमें मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक औसत आय, औसत जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने निकला आया, औसत लाभ हमारा 20,000 रुपया। तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हर साल हमारा ये 20,000 की हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये हम एक्सपेक्ट करने लग गए कि ये 20,000 मिनिमम प्रॉफिट हमें हो ही रहा है हर साल, मोटा मोटा प्रॉफिट हमें 20,000 हो रहा है, ये हर साल हो रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू होगा। आगे कब तक ये कंटिन्यू होगा, कितने साल तक कंटिन्यू होगा, जितने साल तक कंटिन्यू होगा, जितने टाइम तक कंटिन्यू होगा ना, उसी को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब अगर हम अपने व्यवसाय को बेचते भी हैं, कोई खरीदता है, तो अगर वो खरीदेगा तो मिनिमम उसको ये एक्सपेक्ट होगी कि 20,000 रुपया, जो कि उसका पिछले सालों के रिकॉर्ड के अनुसार 20,000 मिनिमम प्रॉफिट, मतलब मिनिमम क्या बोलेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट, एक औसत लाभ हर साल उसको 20,000 हो रहा है। तो अगर उसको उस अपने व्यवसाय को अगर बेचता भी है तो खरीदने वाला यही उम्मीद करेगा ना आने वाले समय में भी उसको 20,000 रुपये का कम से कम प्रॉफिट होगा। और बिजनेस तो हमेशा एक रिस्क है, अभी प्रॉफिट है इस साल, अगले साल लॉस भी हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जो प्रॉफिट पिछले सालों में हुआ उस आधार पे एक औसत प्रॉफिट निकाला गया, औसत लाभ निकाला गया, वही औसत लाभ भविष्य में भी उसको प्राप्त होगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और कब तक प्राप्त होगा उसी को बोल रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर 2 साल तक के लिए हो रहा है, ये 3 साल तक के लिए हो रहा है, तो उसी को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलेंगे। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप क्या करिए, जितने भी साल दिए हैं ना उसका आधा कर दो, और अगर पॉइंट में निकल रहा है तो कई बार उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे 1.5 है तो 2 ईयर मान लीजिए, आप 2 ईयर मान सकते हो। तो ये मानने वाली बात है, आप एक नोट बना के बोल सकते हो कि ये जो हमने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया था, तो इस वजह से हमने उसका आधा करके उसको अप्रॉक्सीमेट लगभग हमने ईयर ले लिया 2। इस तरीके से आप कह सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको 5 साल दिए, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिए नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 आ जाएगा, 2.5 को अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे 3, तो 3 ईयर मान लेंगे हम ये नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ, ये मानने वाली बात है, लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम फिर से समझते हैं, गुडविल निकालना सीख रहे थे और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, या कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से कर रहे हैं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ही चाहिए होगा। एवरेज प्रॉफिट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप एवरेज प्रॉफिट चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नॉर्मली दिया रहता है आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में पता है कभी क्या होता है, अलग अलग सालों का प्रॉफिट हमको दिया है, डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, और डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। कई बार वो एडजस्टमेंट्स पूछे जा सकते हैं। हर साल का जो प्रॉफिट दिया है, पहले उस प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा फिर ना, हर साल का एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट निकलने के बाद फिर निकालोगे टोटल प्रॉफिट, उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से, तब जाके निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। थोड़ा वो लंबा मेथड हो जाएगा, वो पूछा भी जा सकता है वो तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर दिया है
कि जब कुछ एडजस्टमेंट्स करने हो, है ना, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट्स, कभी हम प्रॉफिट को हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं, मान लीजिए आपको 2002 में प्रॉफिट दिया गया, 2003 का प्रॉफिट दिया गया, 2004 का, 3 साल का प्रॉफिट्स दिया गया इस तरीके से, है ना। ये 10,000 है मान लीजिए, ये 20,000 है मान लीजिए, और ये 30,000 है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हैं आपको, और उस सूचनाओं में कहा गया है कि 2002 में कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, तो वो प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ होगा, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर बोल दिया जाएगा 2003 के प्रॉफिट में कुछ ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस थे जो कि हमने ये प्रॉफिट निकालते टाइम इस्तेमाल किए हैं, या कह सकते हैं उनको घटाया है। भाई लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है ना, तो लॉस को तो घटाया होगा प्रॉफिट निकालते टाइम, तो प्रॉफिट निकालते टाइम उस लॉस को घटाया गया है, जबकि वो एबनॉर्मल लॉस है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को जोड़ना पड़ेगा वापस से, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये ऐड होगा, यहाँ पर कोई आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स माइनस होंगे, तो कुछ यही एक समायोजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कई बार ये समायोजन करना पड़ सकता है। अच्छा, वो समायोजन मेनली क्या क्या होते हैं उस पर नज़र रखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो वो समायोजन किस तरीके से होंगे, नंबर 1 जैसे असाधारण हानि मतलब एबनॉर्मल लॉस, या उसको हम एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, व्यय एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट्स इसको बोलते हैं ना, स्थायी संपत्ति को हम इंग्लिश में फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो फिक्स एसेट्स को अगर हम बेच रहे हैं मान लीजिए, अब फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। एक्चुअली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए तो आसान है ये सारी चीज़ें, थोड़ा उन्होंने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, अब दोबारा से उनको अब पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो स्थायी मतलब फिक्स एसेट्स। अच्छा, फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में लंबे समय के लिए होती हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए होती हैं नॉर्मली, उन एसेट्स को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स एसेट्स उन्हीं को बोलेंगे जो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, नहीं। कार है, कार तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, कोई बस है एक जगह से दूसरी, ट्रक है एक जगह से दूसरी, ये तो जाएंगे ना एक दूसरे, लेकिन ये लंबे समय के लिए है ना व्यवसाय में, तो उन एसेट्स को फिक्स एसेट्स बोला जाता है जो लंबे समय के लिए फिक्स टाइम के लिए रखी गई हैं, बड़े टाइम के लिए रखी गई हैं, लंबे समय के लिए रखी गई, उनको फिक्स एसेट्स बोला जाता है। तो उन एसेट्स को बेचना हमारा मकसद नहीं होता है, उन एसेट्स को, उन संपत्तियों को खरीद के हम इस्तेमाल में लेके आएंगे, ये हमारा मकसद होता है, ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, चला सकें। हमारा मेन मकसद क्या होता है, सामान को बेचना, जिनको कि हम बिजनेस टर्म्स में गुड्स बोलते हैं। तो सामान को बेचना या सर्विसेज को बेचना हमारा काम होता है, ठीक है। लेकिन फिक्स एसेट्स को बेचना काम नहीं होता है। लेकिन कई बार हमें फिक्स एसेट्स बेचनी पड़ जाती हैं। मान लीजिए कोई एक मशीनरी थी, पुरानी मशीनरी थी, हमारे इस्तेमाल में नहीं है वो, या कोई बिल्डिंग थी, है ना, तो वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है अब, तो हम क्या करेंगे, उसका रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बेच देंगे, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स जो कि उसको बेचना हमारा काम नहीं है, मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद तो हमें गुड्स और सर्विस को बेच के प्रॉफिट कमाना है ना। इससे अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन एसेट्स को बेच के, ये फिक्स एसेट्स को बेच के अगर प्रॉफिट या लॉस होता है ना, तो वो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। उसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे। यहाँ पर दिया ना, देखो यहाँ उन्होंने दिया है, अगर कोई फिक्स एसेट हमने बेची और उसमें हमें हानि हो गई, लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक एबनॉर्मल लॉस है। वो लॉस अगर हमने किसी प्रॉफिट, डेफिनेटली वो जो प्रॉफिट दिया गया होगा उस प्रॉफिट में से उसको घटाया गया होगा, ठीक है। वो मतलब इस लॉस को घटाने के बाद ही वो प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि हम सभी टाइप के लॉसेस या प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके ही हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो जो आपको प्रॉफिट दिया गया होगा उसमें ये चीज़ें घटा दी होगी। अगर ये घटा दी गई है तो इसको दोबारा से ऐड करेंगे, हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट दिया है इन्होंने, अग्निशील हानि, मतलब आग लग गई, उससे कोई हानि हो गई, तो उस हानि को भी एबनॉर्मल लॉस की श्रेणी में रखेंगे और उसको दोबारा से ऐड कर देंगे। तो ये ऐड होने वाली चीज़ें हैं, हाँ, ये प्रॉफिट में ऐड होंगे, ध्यान रखना।
जिस साल के भी ये प्रॉफिट में हुआ होगा वो वहाँ ऐड कराई जाएंगी। स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स एसेट्स के पुनर्मूल्यांकन पर हानि। अच्छा, कई बार क्या होता है, फिक्स एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन होता है, रीवैल्यूएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स मैंने बता दिया आपको क्या होती हैं, उनका रीवैल्यूएशन कई बार होता है, क्योंकि मान लीजिए 10 साल पहले उसकी वैल्यू कुछ और थी, आज 10 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और होगी, तो पुनर्मूल्यांकन होता है। उसमें अगर कोई हानि पाई गई तो वो भी एबनॉर्मल लॉस होगा, और उस एबनॉर्मल लॉस को भी हमें प्रॉफिट में ऐड करना होगा अगर ऐसा कुछ है तो इसमें दिया ना, आदि को संबंधित वर्ष के लाभ में जोड़ दिया जाएगा। तो रिलेटेड ईयर के जो प्रॉफिट है ना उसमें प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो असाधारण हानि जो भी है, जो कि एक नॉर्मल हानि नहीं है, नॉर्मल नेचर की नहीं है, एक साधारण नेचर की साधारण हानि नहीं है उसको, ठीक है, हम असाधारण हानि मानते हुए उसको दोबारा से ऐड कर देंगे। दूसरा, असाधारण लाभ। कई बार असाधारण लाभ भी हो सकता है, इसका ठीक उल्टा। अगर ऐसा कुछ है तो उस असाधारण लाभ को हम ये मानेंगे कि वो हमारा प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम सारे प्रॉफिट्स और सारे टाइप के, चाहे वो नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, सारे नेचर के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को जोड़ घटा के प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो दिया गया है वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद दिया गया है। अब लेकिन हमें पता चला कि इसमें तो ऐसे कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी जोड़ दिए गए हैं, तो जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें जोड़े गए हैं ना, एबनॉर्मल मतलब असाधारण, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो भी जुड़ा हुआ है उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, लेस करोगे, लेस, ठीक है। तो उस प्रॉफिट में जिस साल का भी प्रॉफिट में वो इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी संबंधित ईयर है, जो भी संबंधित वर्ष है, उस संबंधित वर्ष के प्रॉफिट में से उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा दोगे, घटा दोगे, ठीक। तो वो लॉसेस क्या क्या हो सकती हैं वो आपको दी गई हैं। देखिए, स्थायी मतलब फिक्स एसेट्स को बेचने पे जो हमें लाभ हुआ है वो, पुनर्मूल्यांकन पर अगर कोई लाभ हुआ है तो वो, गैर व्यापारिक विनियोग कई बार होते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को बेच के अगर हमें आय हुई है वो, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश हमें प्राप्त हो रहा है ना। कई बार हमने इन्वेस्ट किया होता, बाहर के शेयर्स खरीदे होते हैं, उन शेयर्स पे हमें पूर्वाधिकार मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आप पढ़ेंगे खैर जब आप शेयर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर दो तरीके के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, समतांश जिनको बोलते हैं हिंदी में, दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश जो कि प्रेफरेंस शेयर्स जिनको बोला जाता है, ये डिटेल में बात करेंगे। तो उस पर जो लाभांश मिलता है, अगर हमने कहीं शेयर खरीदे हैं तो शेयर के बदले हमें क्या मिलता है, लाभ का अंश मिलेगा। मतलब जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट का वो वितरण करेगा, हमको भी देगा, क्योंकि हमने वहाँ शेयर खरीदे हैं ना, शेयर खरीदने के बदले उसके बदले लाभ आपको मिलेगा। जो लाभ का वितरण आपको कंपनी के द्वारा किया जाएगा, वो अगर लाभ मिला है हमारी कंपनी को, हमारी भी कंपनी है, हम एक्स कंपनी हमारी है, वाई कंपनी में हमने शेयर खरीदे हैं, तो वाई कंपनी में हमने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो वो वाई कंपनी हमको क्या देगी, डिविडेंड देगी। इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं इसको, DIVIDEND, लाभांश हिंदी में बोल सकते हैं। तो वाई के द्वारा किसको, एक्स को लाभांश दिया जाएगा। तो लाभांश एक क्या है, एबनॉर्मल इनकम मानी जाती है। ये एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल है ये। एक्स का मेन उद्देश्य तो गुड्स को बेच के या सर्विसेज को बेच के प्रॉफिट कमाना है ना, लेकिन उसने तो शेयर्स लगाए हैं वाई पे और उसके द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है एक्स को, तो एक असाधारण लाभ है ये। तो इस लाभ को भी क्या करना होगा, प्रॉफिट से घटाना होगा, ठीक है, प्रॉफिट से लेस कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें लेस होने के बाद हमारी एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगी, ठीक है। तो उसी को लेना है, उसी एक्चुअल प्रॉफिट को जो भी एडजस्ट करने के बाद आया उसी को फिर हम टोटल प्रॉफिट में ऐड करते हुए निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे मतलब, है ना। फिर टोटल प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसका एवरेज निकाल दोगे, एवरेज निकालने के बाद फिर सुपर प्रॉफिट निकाल पाओगे, एवरेज निकालने के बाद फिर गुडविल निकाल पाओगे, ठीक है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारा गुडविल निकल आएगा। और इसको अच्छा, गुडविल निकालने का तरीका इसलिए भी देखो, अब मान लीजिए हम ये मान रहे हैं ना, इसको मैं वैसे समझा भी दूँ आपको।
आज यही मेथड कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। गुडविल जो है ना, इसको निकालने का मैंने तरीका आपको बताया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। को मैं समझा दूँ, आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो मैंने बता दिया ना, ये कौन से ईयर हैं, वो ईयर हैं जिनमें कि ये सेम प्रॉफिट आपको कंटिन्यू होगा, मतलब भविष्य में भी ऐसा होगा। मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो हम मान ले रहे हैं कि 60,000 की गुडविल निकल आई हमारी। ठीक है, चलिए इसको 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो हमारा ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है ना क्वेश्चन में, वो 4 दिया है, तो क्या हो गया 8, ये 80,000 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, हमको नॉर्मल जो प्रॉफिट हमारा एवरेज एक औसत प्रॉफिट हमारा 20,000 का हो रहा है हर साल, ये हम आगे 4 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे। ये उम्मीद है, ये हम उम्मीद लगा रहे हैं। किस वजह से, क्यों ऐसा नहीं कह पा रहे हो कि आप अगले साल हो सकता है लॉस हो जाए हमें? ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा तो कम प्रॉफिट हो या लॉस हो या 20,000 के बराबर ना हो, केवल 5,000 ही हो, 1,000 ही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उम्मीद लगा रहे हो कि 20,000 होगा। कैसे उम्मीद लगा रहे हो, किस बेसिस पे? अपनी ख्याति के बेसिस पे, अपनी गुडविल के बेसिस पे, आपने जो नाम कमाया है उस नाम पे आपको भरोसा हो रहा है, उसी भरोसे पे आप कह पा रहे हो। तो वो जो भरोसा है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गुडविल। उसी की वैल्यू निकल गई तो वो गुडविल हो गई। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हम 4 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4 साल तक हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, टोटल मिला के कितना, 80,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं 4 साल तक कम से कम। ठीक है, किस वजह से, गुडविल की वजह से। तो ये गुडविल हो गई ना, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका बहुत आसान तरीका। ठीक है, हाँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके बुक में ये भी दिया होगा, तो एवरेज प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे, उसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ करने को। सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो जो हमने किया ये था, ठीक है, जो हमने निकाला सिंपली वही सिंपल एवरेज प्रॉफिट था। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई 3 ईयर दिए हैं आपको, 2015, 2016 और 2017, ये दिए हुए हैं, 3 साल दिए हैं। इनका प्रॉफिट फिर से वही ले लेते हैं हम, 10,000। हाँ, किसी साल लॉस भी हो सकता है हमको, मान लीजिए इस साल हमको लॉस हो गया, मान लेते हैं 10,000 रुपये का लॉस है, ये आपको दिया होगा अलग से, ये प्रॉफिट नहीं अलग से दिया हुआ लॉस है। और 2017 में हमें प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये का। तो ये सिचुएशन बनी हमारी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये तो अगर नॉर्मल सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे आप। तो 10,000 में प्लस करना था हमको, लेकिन माइनस में है ना, ये तो माइनस में 10,000 लॉस है ना ये, हाँ जी, प्लस 20,000 और उसको भाग कर देंगे कितने साल है हमारे पास, 3 साल, नंबर ऑफ ईयर 3, तब एवरेज निकल आएगा। वो होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कितना निकलेगा, अच्छा 10,000 ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस के प्लस के, तो ये कैंसिल, बचा कितना, 20,000। 20,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ पॉइंट्स वगैरह में निकलेगा, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, वो होगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर दिया है क्वेश्चन में उससे, नहीं दिया तो आधा करके 3 साल का आधा कर दोगे, 1.5 बनेगा। 1.5 को हम अप्रॉक्सीमेट या लगभग करके 2 मान लेंगे, 2 ईयर को मान लेंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसी एग्जांपल से अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें तो कैसे निकलेगा, तो 2015, 2016, 2017। अब इसमें प्रॉफिट कुछ है, सिंपल से प्रॉफिट ले लेते हैं, वही 10,000, 20,000, हर साल प्रॉफिट हुआ है मान लेते हैं 30,000। ये सिचुएशंस थी। ठीक है, ये सिंपल प्रॉफिट्स दिए हुए थे आपको भी। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना होता तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, निकल आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बहुत आसान था, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से,
गुडविल निकल आता। लेकिन अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर उसने पूछ लिया तो क्या करोगे, तो हमने कुछ नहीं करना है, इन प्रॉफिट्स को वेट दे दिया जाता है, ठीक है, इनको हम वेट असाइन करेंगे, भार देंगे। अच्छा तो तीसरा कॉलम हम बना देंगे भार का, वेट, ठीक है, ये कॉलम वेट का हो जाएगा। और वेट कैसे देंगे, मान लीजिए इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, अलग अलग वेट दे दिया, ठीक है। अब वेट दे दिया, वेट के आधार पर फिर चौथा कॉलम बनेगा किस चीज़ का, इनका प्रोडक्ट करने, इसको हम गुणा कर देंगे, ऊपर लिख देंगे प्रोडक्ट और इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा कर 10 से 1 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 10,000। मेरे पे स्पेस नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10,000, 20,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 40,000। अब जो वेट है उनसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो आप, 30,000 को 3 से तो कितना आएगा, 3 3 9 ना, 90,000, ठीक है। और इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पर, जितना भी आएगा, कितना आएगा, ये 90 है, 90 और 10 1,40,000 आ गया, ये 1,40,000 आ गया कि नहीं, 1,40,000 आ गया, ठीक है। चेक कर लो, ये था 10,000, ठीक है, ये 40,000, ठीक है, 50,000 हो गया, और 3 3 9 90,000 हो गया, 50,000 और 90,000 कितना, 1,40,000। अच्छा अब ये प्रोडक्ट आ गया हमारा, प्रोडक्ट का भी सम आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स थे, इसका टोटल ये हो गया। अब उसको भाग करेंगे, इसको भाग देते हैं। अब किससे भाग देंगे पता है, इससे, ये जो टोटल ऑफ वेट्स का टोटल कर दोगे यहाँ पर, इनका जो वेट दिए थे ना 1 2 3, ठीक है, ये जो वेट्स दिए हैं इनका टोटल करो तो कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6, ठीक है। तो आप 6 से भाग कर देते हैं हम किसको, 1,40,000 को, तो 1,40,000 को 6 से भाग कर देंगे। अब जो निकलेगा वो होगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समझ रहे हैं। तो वेट दिया, वेट के बाद प्रोडक्ट्स निकाले, प्रोडक्ट्स का टोटल किया, फिर उस टोटल को आप वेट के टोटल से डिवाइड कर दोगे तो निकल आएगा हमारा वेटेड, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक। और वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो दिया गया होता है नॉर्मली क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि नॉर्मली दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना, नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए भी बता दिया मैंने। तो क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज निकल गया, इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, गुडविल, ख्याति निकल आएगी आपकी, ख्याति की अमाउंट निकल आएगी, ठीक है, राइट। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उन क्वेश्चंस को उससे सॉल्व करने की कोशिश करना, और कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स करे हुए हैं, एडजस्टमेंट को करने की कोशिश करना, और इलस्ट्रेशन 1 है ना, जो आपको ये उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके बुक में हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग दी गई हों, बट घबराना नहीं है, बेसिक चीज़ें वही हैं, बेसिक चीज़ तो सेम ही रहेगी ना। चीज़ों को समझिए, बेसिक चीज़ों को समझिए, बेसिक्स क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, तो सारे, कोई भी बुक हो, चाहे बड़ी से बड़ी बुक हो, छोटी से छोटी बुक हो, सब जगह आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कर लोगे, लेकिन बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक पे फोकस रखिए, बाकी सब हो जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करिए, और जहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। आपको बोला गया है कि आप चाहे कॉल के माध्यम से पूछें, चाहे मैसेज के माध्यम से पूछें, आप उसको पूछ सकते हैं, उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, और नहीं हुई होंगी तो आप ज़रूर पूछिए, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।